बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 16 का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक, ठीक है जी, जिसका नाम 16.14 ये हमारा टॉपिक है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास। बच्चों आप लोगों को पता है जी, पहले सबसे तो इसकी डेफिनेशन क्या है जी, टाइप ऑफ वेव विच डू नॉट रिक्वायर। टाइप ऑफ वेव ही आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में। Do not require any material medium, any material medium for their propagation, for their propagation। बच्चों ऐसी वेव्स जिनको अपनी प्रोपगेशन के लिए, प्रोपगेशन से मुराद ट्रेवल करना, ठीक है, प्रोपगेट करना, उनको प्रोपगेशन के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, हम लोग बच्चों ऐसी वेव्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। टाइप ऑफ वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। अच्छा जी, डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ठीक है जी, मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती प्रोपगेशन के दौरान, ऐसी वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर जो चीजें समझनी है ना, कुछ याद रखिएगा बच्चों। दीज वेव्स कैन पास थ्रू वैक्यूम, बिल्कुल, दीज वेव्स कैन पास थ्रू वैक्यूम। बच्चों ये जो वेव्स होती हैं बच्चों, आप लोगों को पता है ये वैक्यूम में से पास कर सकती है बड़ी आसानी से, ठीक है, क्योंकि इनको अपने प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। उसके बाद बच्चों आप लोगों को पता है इनकी जो स्पीड होती है, इनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, जो कि 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड से ट्रेवल करती हैं, अक्सर औकात पेपर में एमसीक्यू भी आ जाता है। तो बच्चों ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो नेचर होती है ना, इनकी जो नेचर होती है, मैं टाइप नहीं बोल रहा, इनकी जो नेचर होती है, इनकी जो नेचर है वो ट्रांसवर्स नेचर है, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस आती हैं। वो कैसे, वो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। कई लोगों को इसके ऊपर दौरा पड़ना है इस लाइन के ऊपर, कि इनकी जो नेचर होती है वो ट्रांसवर्स नेचर कैसे होती है। आपको पता है ट्रांसवर्स नेचर में परपेंडिकुलर मोशन होती है, तो इसमें भी अभी हम देखेंगे कैसे परपेंडिकुलर मोशन आती है। एक ये बात होगी बच्चों। उसके बाद याद रखिएगा, किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ये जाती है ना, एयर के अलावा किसी भी मीडियम में इनकी जो वेलोसिटी होती है बच्चों, वो स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है। ठीक है, देयर वेलोसिटी इन एनी मीडियम, वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी इन एनी मीडियम बच्चों, वेलोसिटी इन एनी मीडियम बच्चों, किसी भी मीडियम में इनकी जो वेलोसिटी है, अदर देन एयर, अदर देन एयर या वैक्यूम, कोई भी जो मीडियम होता है बच्चों, उस मीडियम में इसकी वेलोसिटी जो होती है इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ द लाइट, इज लेस देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों जब भी किसी मीडियम में होती है, किसी भी मीडियम में इनकी जो स्पीड होती है ना, या इनकी जो वेलोसिटी होती है, अदर देन एयर कोई भी मीडियम हो, उसमें इनकी वेलोसिटी इससे क्या होती है, हमेशा बच्चों कम होती है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ना बच्चों 1864 में एक ब्रिटिश फिजिकिस्ट था मैक्सवेल, उसने ना सेट ऑफ इक्वेशंस बनाया। ठीक है जी, किस ईयर की मैं बात कर रहा हूं, 1864 में, 1864 में ब्रिटिश फिजिकिस्ट, ठीक है जी, ब्रिटिश फिजिकिस्ट, एक ब्रिटिश फिजिकिस्ट था जी मैक्सवेल। इस मैक्सवेल ने इक्वेशंस बनाई, ठीक है जी, फॉर्मुलेटेड अ सेट ऑफ इक्वेशंस। बच्चों इसने आप लोगों को एक सेट ऑफ इक्वेशंस दिया, और उन इक्वेशंस को हम लोग फिजिक्स की दुनिया में क्या बोलते हैं, उन इक्वेशंस को हम लोग फिजिक्स की दुनिया में मैक्सवेल इक्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मैक्सवेल इक्वेशंस बोलते हैं। ये मैक्सवेल ने ये सेट ऑफ इक्वेशंस आप लोगों को दिया, और ये सेट ऑफ ये सेट ऑफ इक्वेशंस जो था जी बच्चों, ये एक्सप्लेन करता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फिनोमिना को। अब इन इक्वेशंस के मुताबिक बच्चों, ये इक्वेशंस से क्या रिजल्ट निकाला था मैक्सवेल ने, इन इक्वेशंस के मुताबिक बच्चों हमने दो चीजें निकाली थी, दो रिजल्ट निकाले थे इसकी मैक्सवेल इक्वेशन से।
एक रिजल्ट ये निकाला था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ये मैंने नहीं इक्वेशंस बनाई, ये आपके अंकल मैक्सवेल ने बनाई थी ये इक्वेशंस, मैं तो आपको बता रहा हूं। मैक्सवेल इक्वेशंस ये कहती हैं कि किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करवाता है, और किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो चेंज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवाता है। ठीक है जी, यानी ईच फील्ड जनरेट्स द अदर एंड द होल पैकेज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपागेशन थ्रू द स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी अभी बताता हूं, कई लोगों ने परेशान हो गए होंगे यहाँ पर। बच्चों मेरी बात सुने, सपोज करते हैं आप लोगों ने ना एक पर्टिकुलर रीजन है ये आप लोगों के पास, ये एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस है जी। ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं बच्चों ए बी का। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर सपोज पर्टिकुलर एक रीजन है बच्चों। सपोज करते हैं हम लोगों ने किसी भी तरीके से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवाया, बस इसके अंदर से गुजरने वाला ना फ्लक्स हमने चेंज करवाया। ये ए बी रीजन है, इसके अंदर से बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करवाया, चेंज करवाया। बच्चों ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होगा इसके गिर्द एक और रीजन में बना देता हूं यहां पर। उस रीजन को मैं नाम देता हूं बच्चों, किस रीजन का, उस रीजन को मैं नाम देता हूं सी डी रीजन का। ए बी रीजन में मैंने क्या चेंज करवाया, ए बी रीजन में मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी जरिए से चेंज करवा दिया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवा दिया किसी भी जरिए से। तो बच्चों ये जो इसके गिर्द जो नया रीजन है ना सी रीजन, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विल सेट अप अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द सराउंडिंग। बच्चों देखें, इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जाहिर बात है बच्चों फ्लक्स भी तो होगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स होगा वो आगे से दोबारा क्या प्रोड्यूस करवाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करवाएगा। एक और रीजन इसे बना दें, वो रीजन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो अगले रीजन में दोबारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट करवाएगा। इस तरीके से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स हासिल किया, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से दोबारा चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। और बच्चों इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को जनरेट करवाती जाएंगी और ओवरऑल ये स्पेस में ट्रेवल करती जाती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जनरेशन का ना उसने एक तरीका बताया हुआ है, जनरेशन तो नहीं इसको कहेंगे, मतलब उसने प्रोपागेशन का एक तरीका बताया हुआ है कि किसी भी तरीके से किसी एक पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवा दे, उससे अगले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स उससे अगले वाले रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवाएगा, और इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपागेट करती जाएंगी स्पेस में। तो बच्चों इसका मतलब मैं कह सकता हूं सच मूविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब मैं ये लाइन लिख सकता हूं सच मूविंग, ये जो मूव कर रही है ना इलेक्ट्रिक भी मैग्नेटिक फील्ड भी, सच मूविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नाउन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आर नाउन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बच्चों हम लोग इन वेव्स को फिर किसका नाम देंगे, सच मूविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर नाउन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और बच्चों ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया। अब ये देखें जरा, मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे। ये देखें, असल में होता ये है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब ये देखना जरा आप लोग गौर से, उसको देखने से ना, ये देखें, अगर मैं बच्चों आप लोगों के सामने यहां पर एक ऐसे बना देता हूं एक्सिस, एक एक्सिस ये बना देता हूं आप लोगों के पास स्ट्रेट वाला, ठीक है, और एक आप लोगों के पास ये एक्सिस बनाता हूं। टोटल बच्चों मैंने यहां पर कितने एक्सिस बनाए हैं, कि ऐसे, ये देखना आप जरा बच्चों। सपोज करते हैं इस रीजन में ना यहां से ऐसे, इधर से कहीं से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आती जा रही है, ऐसे ऐसे, ये इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। और बच्चों इधर से क्या आ रही है, इधर से ना बच्चों लगते हाथ ऐसे यहां से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ऐसे ऐसे। अब ये देखें, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखें आप लोग अगर गौर करें, ये ऐसे ऐसे आ रही है, इसको मैं जरा ऐसे शो कर देता हूं, ये देखें ऐसे ऐसे, ये जिस एक्सिस के अलोंग आ रही हैं
ठीक है, सपोज करने ये बी है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है वो ऐसे है कुछ ऐसे ऐसे। अब मुझे ये बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो आप लोगों के सामने बच्चों मैं मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ये स्पेक्ट्रम आप लोगों को नजर, मतलब स्पेक्ट्रम कह रहा हूँ, ये जो आपको शेप नजर आ रही है ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। बच्चों अब मुझे आप लोगों ने बस इतना सा बताना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक साइड पे कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये किसी भी एंटीना में ना, किसी भी एंटीना में से, ठीक है जी, हम लोगों ने ये एंटीना का क्या फंक्शन होता है, क्या चक्कर है, वो जब कल को आप इंजीनियर बनेंगे तो आप लोग उसमें देख लेंगे। यहाँ पर आप लोग देखें, ये जो आप लोगों को नजर आ रही है ना ट्रेवल करती हुई इधर को, ये है एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखें ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, अगर सपोज करें मैं कहता हूँ जी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है जी जी एक्सिस है, तो आप लोग देखें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड जी एक्सिस के लॉन्ग है, तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बनी है वो थर्ड एक्सिस के ऊपर बनी है, जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर बनी है। इसको आप एक्स कह लें, इसको वाई कह लें, इसको जी भी कह लें। मतलब इन आप लोग देखें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर कंजंक्शन से, परपेंडिकुलर कंजंक्शन से जो नई वेव्स आप लोगों के सामने आई हैं उनको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। और बच्चों इसके अलावा एक पॉइंट इसका और, कि इनकी जो स्पीड होती है वो इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट होती है। और बच्चों हम लोगों को पता है कि ये इसका ना एक फॉर्मूला C इज इक्वल टू 1/ε म्यू नोड। जब आप लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं ना एप्सिलॉन नोड और म्यू नोड की, तो आपके पास आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये स्पीड ऑफ लाइट यहाँ से कैलकुलेट होती है 1/एप्सिलॉन नोड म्यू नोड। एप्सिलॉन नोड परमिटिविटी को बोलते हैं, म्यू नोड परमिएबिलिटी को बोलते हैं। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की कंजंक्शन से बनती है ये। तो बच्चों ये दोनों की वैल्यूज यहाँ पर पुट करें, एप्सिलॉन नोड की और म्यू नोड की, तो आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ से ना पेपर में एमसीक्यू आता है बच्चों, एक बहुत ही जबरदस्त एमसीक्यू। वो एमसीक्यू ये है, वो पूछ लेता है बच्चों कि बताएं जी 1/√एप्सिलॉन नोड म्यू नोड। अब कई बच्चों को तो ये फार्मूला ही नहीं पता होता, तो वहां पर ना इसके यूनिट पूछे जाते हैं। इसका जो यूनिट है बच्चों वो क्या होगा, अब मुझे बताएं। अब आपको पता है इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1/√एप्सिलॉन नोड म्यू नोड को तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। तो बच्चों इसका यूनिट आ गया मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अकेला जो 1/एप्सिलॉन नोड म्यू नोड है, इसका जो यूनिट होगा ऑब्वियस सी बात है ये फिर मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड बन जाएगा। ठीक है, इसका जो यूनिट बन जाएगा वो बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड बन जाएगा। इसके बाद बच्चों एक चीज और, आप लोग देखें अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि जी नहीं मुझे तो सिर्फ इसका यूनिट बताएं, ये सिर्फ इसका, ये देखें जरा, परमिटिविटी इनटू परमिएबिलिटी, तो बच्चों फिर ये बन जाएगा m⁻², s⁻+2। तो लो जी बच्चों ये आप लोगों के पास इसका भी यूनिट आ गया। तो ये दोनों के प्रोडक्ट का यूनिट ये आया, इनके रेसिप्रोकल का यूनिट ये आया, रेसिप्रोकल के अंडर रूट का यूनिट ये आया। तो ये 3 एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये। ठीक है, एमसीक्यू के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ एंट्री टेस्ट के हवाले से भी। अच्छा, इसके बाद बच्चों आप लोगों ने ना याद रखनी है एक और बात। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ना, चलिए मैं आप लोगों को मैक्सवेल इक्वेशंस वैसे ही बता देता हूँ, पेपर में नहीं लिखनी, वैसे ही बता देता हूँ। ये इक्वेशन कुछ ऐसी थी, E इज इक्वल टू 1/2πr डेल्टा फाई m ओवर डेल्टा टी। और दूसरी इक्वेशन है एक B इज इक्वल टू म्यू नोड एप्सिलॉन नोड डिवाइडेड बाय 2πr, और साथ में है डेल्टा फाई ई ओवर डेल्टा टी। बच्चों ये दो इक्वेशंस आपके पास आई है ना, जो ये थी एक्चुअल में जो मैक्सवेल इक्वेशन थी ना आपकी, वो ये है, ये है जी आपकी मैक्सवेल इक्वेशंस। इसमें देखें आप लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ने क्या क्रिएट करवाया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करवाई, और रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास बनी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बच्चों यहां से बेसिकली ये फार्मूले से ये इन इक्वेशंस को हम लोग मैक्सवेल इक्वेशंस बोलते थे। ठीक हो गया। तो ये मेरा ख्याल है मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का काफी इंट्रोडक्शन करवा दिया। उसके बाद
ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, डिपेंडिंग अपॉन डिपेंडिंग अपॉन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। बच्चों वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बेस के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने डिवाइड किया हुआ है। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने डिवाइड किया हुआ है रेडियो वेव, रिजवाना, मुल्तान, आई, वेरी अर्जेंटली, एक्स गार्डन। ये देखें इसको, आप लोगों को अगर याद हो, ये थी रेडियो वेव्स। ये बच्चों कौन सी वेव्स थी? रेडियो वेव्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव्स। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड रेज, इंफ्रा रेड। इनको हम लोग बोलते हैं विजिबल। इनको हम लोग बच्चों बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। इनको हम लोग बोलते हैं एक्स रेज। और बच्चों इस जी से इनको हम लोग बोलते हैं गैमा रेज। तो ये आप लोगों के पास बच्चों कुछ स्ट्रक्चर आ गया है रेडियो वेव्स का, माइक्रोवेव्स का, इंफ्रारेड का, विजिबल का, अल्ट्रा वायलेट का और गैमा रेज का। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना ये जो स्पेक्ट्रम आपके पास आया है रेडियो वेव, बच्चों यहां से इधर तक ऐसे ऐसे इधर जाते जाते आपको पता है जो वेवलेंथ है ना रेडिएशन की, वो डिक्रीज करती जाती है, फ्रीक्वेंसी भी इनकी इंक्रीज करती है, एनर्जी भी इनकी इंक्रीज करती है और मोमेंटम भी इंक्रीज करता है। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ना हमने कैटेगरीज बनाई है, तो टोटल ये कितनी बनी है? 7 बनी है। अब इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन सी, अगर आपसे पूछा जाए, इसको कई लोग रमी वक्स जी के नाम से भी याद रखते हैं। तो आप लोग इस तरीके से मर्जी इसको याद रख लें, आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो बच्चों ये देखें, इधर से इधर जाते जाते इसका मतलब सबसे ज्यादा इनर्जेटिक जो है वो गैमा रेज है इनमें से, और सबसे कम एनर्जी वाली रेडियो वेव्स है। ठीक है। अच्छा, सब, और आप लोग देखें जिनकी एनर्जी कम है ना उनके साथ लफ्ज यूज हो रहा है वेव का, और जिनकी एनर्जी ज्यादा है उनके साथ लफ्ज यूज हो रहा है रेज का। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये हम लोग चैप्टर नंबर 19 में पढ़ेंगे जाकर डिटेल में भी। अब आप लोग देखें, अगर मैं कहूँ जी सबसे ज्यादा वेवलेंथ रखने वाली रेडिएशन कौन सी है, तो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रखने वाली ये है, और सबसे हाईएस्ट एनर्जी रखने वाली रेडिएशन जो है वो गैमा रेज है। तो इसका मतलब इधर से आते हुए वेवलेंथ भी बढ़ती जा रही है, अपना वेवलेंथ कम होती जा रही है। सबसे ज्यादा इसकी थी, उसके बाद कम इसकी, उसके कम इससे, उसके सबसे कम गैमा रेज। मगर एनर्जी एनर्जी फ्रीक्वेंसी और मोमेंटम इन तीनों का डायरेक्ट रिलेशन होता है, जबकि वेवलेंथ का इन तीनों के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये चैप्टर नंबर 19 की बातें यहाँ पर तो मैंने आपको वैसे ही याद रखने के लिए बता दी हैं। तो लो जी बच्चों, ये आप लोगों के पास है एक छोटी सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ झलक थी, जो कि इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आप लोग ये कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अच्छा जी, ये पावर इन एसी सर्किट्स जो है ना, ये छोटा सा एक टॉपिक है, ये हमारा मेरा ख्याल रह गया हुआ था। पावर इन एसी सर्किट्स, ये है तो बड़ा आसान सा टॉपिक है। ठीक है जी, एसी सर्किट्स के अंदर जो पावर होती है उसका क्या कमाल होता है? बच्चों इसका कोई कमाल नहीं होता। आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो एक्सप्रेशन आप लोग पढ़ते आए हैं ना अभी तक, पावर का एक एक्सप्रेशन एसी सर्किट्स में जो आप लोगों ने पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस, और साथ में बच्चों आ गया कोज थीटा। ये जो फार्मूला आप लोगों के पास आया है ना, इस फार्मूले में आप लोगों को पता है कि देखें ये बेसिकली आया कैसे है। आप लोग देखें, मैं आप लोगों को कहता हूँ जी, सपोज करते हैं जी हमारे पास वोल्टेज एसी सर्किट्स के अंदर, आपको पता है वोल्टेज और करंट में लैग और लीडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, सपोज करते हैं जी एसी सर्किट्स में हमारे पास आरएमएस करंट इस वक्त एक्स एक्सिस पर है, और जो वी आरएमएस है वो आई आरएमएस के साथ कोई एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है, क्योंकि आपको पता है इसमें लैगिंग और लीडिंग का कॉन्सेप्ट आता है, इसमें एंगल चेंज होता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, मैं यहाँ पर इस वक्त इन दोनों के दरमियान में एक पर्टिकुलर एंगल है, क्या बच्चों मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ? अब मैं अगर इस पावर के इस फार्मूले में से इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाऊं, ये वी आर एम एस के अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाऊं, तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, ये जो कंपोनेंट होगा
ये होगा VRMS कोस थीटा। अब आप लोग यहाँ पर इसका मतलब है, ये बात इजीली कह सकते हैं कि इस वक्त कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज वेक्टर जो है बच्चों, ये वाला कंपोनेंट ये करंट के साथ इन फेज है। तो जो पावर डिसिपेशन यहाँ पर होगी आपके पास, वो किसके बराबर आ जाएगी फिर बच्चों? वो पावर बराबर आ जाएगी इधर से, पावर बराबर आएगी, वो आप लोगों को पता है, जो कंपोनेंट आई के पैरेलल है वोल्टेज के साथ, वो कंपोनेंट वोल्टेज को उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है ऐसे। तो बच्चों ये मिलके बना देगा VRMS, साथ में क्या आ जाएगा? IRMS, और बच्चों आ जाएगा कोस थीटा। अब इसमें ये जो कोस थीटा वाला फैक्टर होता है ना बच्चों, इसको ये कोस थीटा को, इसको हम लोग एक्चुअल में बोलते हैं यहाँ पर पावर फैक्टर। ये ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पावर फैक्टर, बस आपकी बुक में, मगर ना आपकी बुक वाला इसको एक्सप्लेन नहीं करता ज्यादा। ठीक है, पावर होती है डिफरेंट टाइप की ना, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ठीक है, वो डिफरेंट पावर्स होती हैं, उनमें से हम लोग ने रेशियो वगैरह निकालते हैं इसको पूरा डिराइव करने के लिए, मगर ये बिल्कुल आपकी बुक में जब है ही नहीं है तो मैं क्यों इसको बिल्कुल आप लोगों के सामने डिस्कस करूँ। हाँ, इतना मैं जरूर अब आप लोगों से MCQs में जरूर पूछ सकता हूँ कि बच्चों मुझे ये बताएं कि अब देखें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जी कैपेसिटर के केस में रेजिस्टर, इधर से तीन चीजें पढ़ी, रेजिस्टर, एक आप लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा? कैपेसिटर, और एक आप लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा? इंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। अब रेजिस्टर में आप लोगों को पता है जी, ये जो थीटा था ये 0 डिग्री था, जबकि कैपेसिटर में ये थीटा 90 डिग्री था, इंडक्टर में भी ये थीटा 90 डिग्री था। तो बच्चों मैं यहां से कह सकता हूं कि AC सर्किट्स में जो रेजिस्टर है उसकी तो पावर जो होगी वो VRMS IRMS ही आएगी। ठीक है, मगर इधर जो पावर डिसिपेशन है वो 0 आई है। 0 क्यों आई थी वो मैंने आपको सारी AC थ्रू कैपेसिटर में बताई थी, यहाँ पे भी पावर 0 आ गई। अब आप लोगों ने ना यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना है, अगर आपसे पूछा जाए जी पावर फैक्टर की मिनिमम वैल्यू कितनी है, पावर फैक्टर की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ये MCQ आता है यहाँ से, बड़ा इंपॉर्टेंट। बच्चों याद रखना, जो पावर फैक्टर की मिनिमम वैल्यू होती है ना, पावर फैक्टर की जो मिनिमम वैल्यू होती है बच्चों, इसकी मिनिमम वैल्यू आप लोग देखें, कोस 0 1 होता है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू 0 होती है। अब अक्सर बच्चों ने जिन्होंने मैथ पढ़ा होता है ना, वो कहते हैं सर जी है भाई, वो तो कोस 180 डिग्री नहीं -1 होता, -1 ही मिनिमम होगा। ओ भाई, यहाँ पर 180 का तो कॉन्सेप्ट नहीं ना आ रहा, ये तीनों में तो आपने पढ़ा है, इन तीनों में तो 180 डिग्री बच्चों कहीं पर आ ही नहीं रहा। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है ये, कि रेंज ऑफ पावर फैक्टर, रेंज, आपको याद है सीरीज रेजोनेंस सर्किट का भी पावर फैक्टर कितना था? वो भी 1 आया था। तो रेंज ऑफ पावर फैक्टर इन AC सर्किट, बच्चों AC सर्किट्स में जो रेंज ऑफ पावर फैक्टर होगी वो 0 से लेकर कहां तक हुआ करेगी? 1 तक होगी। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। ठीक है, तो बस ये कुछ बातें हैं पावर फैक्टर के हवाले से और पावर इन AC सर्किट्स में। ठीक है, ये आप लोगों ने बस अपने माइंड में रखनी है, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई मुश्किल चीज़ भी नहीं थी। लो जी बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का और पावर इन एसी सर्किट्स का ये टॉपिक खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब हमारी मुलाकात होगी उसमें हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। कल ये चैप्टर फुल हो जाएंगे, मैं आप लोगों को नोट सेंड कर दूंगा, और परसों इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 17 को स्टार्ट कर देंगे। ओके बच्चों, लो जी।